दादी माँ, आज आपके जादुई पापड़ों से मैं कहां से कहां पहुंच गई। इन्हें जो भी खाता है उसकी हर परेशानी दूर हो जाती है। अगर आप यहाँ होती तो कितना खुश होती। हाँ रानी, हमने जीते जी दादी माँ के पापड़ों की कदर नहीं की और आज उन्होंने ही हमें रोड पर आने से बचा लिया। सरस्वती एक बुजुर्ग महिला थी। वो लाठी के सहारे चला करती थी। उसकी एक बहुत ही प्यारी पोती थी, रानी। पति के जाने के बाद सरस्वती अपनी पोती में ही अपनी दुनिया ढूंढा करती थी। वो रानी को बहुत प्यार करती थी और रानी भी अपनी दादी के बिना नहीं रह सकती थी। अरे मेरी रानी बेटी क्या कर रही है? दादी माँ, जो आपने पापड़ बनाए हैं ना, उनको मैं सुखा रही हूँ, नहीं तो धूप में आपको बैठना पड़ेगा। अपने नन्हे नन्हे हाथों से तू मेरी कितनी मदद कर देती है। मैं भी तो किसी लालच में आकर आपकी मदद करती हूँ। तुझे कैसा लालच है मुझसे? मैं कौन सा तुझे प्रॉपर्टी देने वाली हूँ? मुझे तो आपसे प्रॉपर्टी से भी ज्यादा कीमती चीजें मिलती है। और वो क्या है भला? मुझे आपसे बहुत सारी परियों की कहानी सुनने को मिलती है। सरस्वती और रानी इसी तरह से एक दूसरे को प्यार करती थी और एक दूसरे का ख्याल रखती थी। परंतु रानी की मम्मी पुष्पा को ये बात पसंद नहीं थी। वो रानी को सरस्वती से दूर रखना चाहती थी। रानी, ओ रानी, अब क्या इसी कमरे में घुसी रहेगी? और कोई काम नहीं है क्या? स्कूल का कितना सारा काम पड़ा है करने के लिए, पर तुझे इस कमरे से फुर्सत मिले तब ना। अभी आई माँ। क्यों डांट रही है बेचारी को? ये थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाती है तो क्या गलत है? आपको तो कोई काम है नहीं। आप तो चाहती हो कि ये भी ना पढ़े लिखे, बस आपकी तरह पापड़ बनाती रहे। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चल रानी कमरे में। पुष्पा रानी को कमरे में ले जाती है और उससे पूछती है, रानी, कल मैंने तुझे 50 रुपए दिए थे ना कॉपी लाने के लिए, कहाँ है वो? मम्मी, वो तो मैंने दादी का चश्मा बनवाने के काम में ले लिए थे। उनका चश्मा टूट गया था ना, इसलिए उन 50 रुपए से मैंने दादी माँ के चश्मे को ठीक कर दिया। किसने कहा था तुझे चश्मा ठीक कराने के लिए? पुष्पा रानी को मारना शुरू कर देती है। रानी की रोने की आवाज सुनकर विकास और सरस्वती दोनों वहाँ आ जाते हैं। क्यों मार रही हो तुम रानी को? किसने कहा तुम्हें इस पर हाथ उठाने के लिए? आज तो इसने कॉपी लेने के 50 रुपए तुम्हारी मम्मी के चश्मे के लिए खर्च कर दिए। न जाने आगे क्या क्या करेगी। हो सकता है कल को तुम्हारी माँ चोरी भी करवा दे। 1 हफ्ते बाद ही रानी का जन्मदिन है और मैं चाहती हूँ कि ये वृद्धाश्रम चली जाए। मुझे अब ये यहाँ पर नहीं चाहिए। सरस्वती ये सुनकर बहुत दुखी होती है और रात भर रोती रहती है। फिर कुछ सोचकर वो खुद ही रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है और वृद्धाश्रम में रहने लग जाती है। वहाँ पर भी वो पापड़ बनाती थी जो वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत पसंद आते थे। अरे सरस्वती, तुम्हारे पापड़ तो बहुत ही लजीज होते हैं। जब तक इनका स्वाद ना लूं तब तक पेट नहीं भरता, चाहे कितना भी खाना खाया हो। खाने के बाद जब तुम्हारे हाथ के पापड़ खा लेता हूँ ना, तभी पेट भर जाता है। अच्छा, तो और खा लो। अगर खत्म हो जाएंगे तो और बना दूंगी। सरस्वती के पापड़ पूरे वृद्धाश्रम में प्रसिद्ध थे। पूरा वृद्धाश्रम उन पापड़ों को खाता था। वो शौक से सभी के लिए पापड़ बनाती थी। एक दिन सरस्वती की अचानक तबीयत खराब हो गई और उसका देहांत हो गया। वहाँ के एक कर्मचारी ने सरस्वती के घर पर फोन किया। वहाँ रानी का बर्थडे की तैयारी चल रही थी। अगर आज दादी माँ भी यहाँ पर होती तो कितना अच्छा होता। मैं दादी माँ के साथ केक काटती। फिर तेरे दादी माँ का राग शुरू हो गया। दादी माँ नहीं आने वाली है, चुपचाप केक काट। सरस्वती की आवाज आती है और वो दौड़ी दौड़ी दादी माँ के कमरे में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि वहाँ उसकी दादी होती ही नहीं है, सिर्फ उसकी आवाज आ रही होती है। वो उसका भ्रम होता है। वहीं दूसरी ओर विकास को फोन आता है। कौन बात कर रहा है? मैं वृद्धाश्रम से मनोज बात कर रहा हूँ। आपकी माँ का नाम सरस्वती था क्या? हाँ, मेरी माँ का नाम सरस्वती था। आपको बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आपकी माता जी का देहांत हो गया है। आप उनका शव ले जाइए।
फोन पर सरस्वती का नाम सुनकर पुष्पा आग बबूला हो जाती है और विकास को चिल्ला पड़ती है, अब क्या कर दिया तुम्हारी माँ ने वृद्धाश्रम में? ना चैन से रहती है ना ही रहने देती है, वहाँ पर कुछ भी कांड कर दिया होगा। बस करो पुष्पा, अब तो अपने कटु वचनों पर लगाम लगाओ। तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर रहे हो? बड़ी मिर्ची लग रही है। जो मैंने तुम्हारी माँ के बारे में कुछ कहा तो? पुष्पा, मेरी माँ का देहांत हो चुका है, अब तो उसकी आत्मा को दुखी मत करो। जीते जी तो मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, अब कम से कम शांति से मेरी माँ का दाह संस्कार तो होने दो। पुष्पा वही स्तंभ से खड़ी हो जाती है। विकास अपनी माँ के पार्थिव शरीर को लेने के लिए वृद्धाश्रम जाता है और वहाँ से लाकर उनका दाह संस्कार करता है। कुछ समय बाद घर की परिस्थिति बिल्कुल बिगड़ जाती है और रोटी के भी लाल पड़ जाते हैं। एक दिन रानी उस वृद्धाश्रम के पास से निकल रही होती है तो उसका मन होता है कि वो दादी माँ के कमरे में जाकर देखे। अरे तुम सरस्वती की पोती हो ना? हाँ बाबा जी, वो मेरे दादी थे। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सरस्वती ने तुम्हारे लिए एक लिफाफा रखा था और कहा था कि जब मेरी पोती आए तो उसको दे देना। रानी जैसे ही लिफाफा खोलती है तो उसमें पापड़ रखे होते हैं और एक चिट्ठी लिखी होती है कि ये जादुई पापड़ है, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे और जो भी इनको खाएगा उसकी सभी पेट की बीमारियां खत्म हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि एक दिन तुम यहाँ पर जरूर आओगी और तुम्हें इसकी जरूरत होगी। रानी भागी भागी विकास के पास जाती है और सारी बातें बताती है। मेरी माँ ने मरने के बाद भी भला ही सोचा और हमने उनके साथ इतना गलत किया, मुझे बहुत पछतावा है। अब हम इन पापड़ों की मदद से फिर से एक नया व्यापार शुरू करेंगे पापा, और सब ठीक हो जाएगा। चलो जादुई पापड़ को बेच आते हैं। विकास और रानी उन जादुई पापड़ों की मदद से एक नया व्यापार शुरू करते हैं जिससे उनको मुनाफा ही मुनाफा होता है। मीनापुर नाम का एक गांव था। वहाँ दो हलवाई अपनी दुकान चलाते थे। एक का नाम नंदू था और एक का नाम हरी था। नंदू को अपनी दुकान उसके पिताजी के तरफ से मिली थी, मगर हरी ने अपनी दुकान अपनी मेहनत से खड़ी की थी। दोनों की दुकान आमने सामने ही थे। एक दिन एक राहगीर आया और नंदू की दुकान की चमक दमक देखकर उसके अंदर चला गया और अंदर जाने पर, आइए आइए, आपका मेरी दुकान में स्वागत है। बताइए क्या लेंगे आप? जी, मुझे नाश्ते की भूख है। आपके यहाँ नाश्ते के लिए जो है ले आइए। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म सब्जी, कचौरी और मिठाई लाता हूँ। नंदू राहगीर को खाना परोसता है। राहगीर नंदू से खाना खाते हुए पूछता है, ये सामने जो दुकान है जिसकी स्थिति सही नहीं है, वो किसकी है? आप भूल कर भी वहाँ नहीं जाइएगा। वो दुकान हरी नाम के एक व्यक्ति की है। उसके खाने और मिठाई में वो बात नहीं है जो मेरे दुकान की है। मैं तो आपकी दुकान की चमक दमक देखकर ही समझ गया कि मुझे यहीं आना चाहिए। राहगीर नंदू को पैसे देकर अपने काम पर चला जाता है। थोड़ी देर बाद दो और राहगीर आते हैं। नंदू की दुकान भरा देख हरी के दुकान पर जाते हैं। हरी उन्हें बिठाता है और पूछता है, बताइए मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ? आपके यहाँ खाने में जो है वो लाइए। हरी उनके लिए खाना लगाता है। खाना का एक दो निवाला खाते ही दूसरा राहगीर कहता है, ये कैसा खाना है? सब्जी में नमक ही कम है और मिठाई में चीनी ही नहीं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो हम सामने वाली दुकान में चलते हैं। भीड़ है तो क्या, थोड़ा इंतजार कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, कृपया आप नहीं जाएं, मैं आपके लिए दूसरा खाना लाता हूँ। तुम अपना खाना अपने पास रखो, हम दूसरे दुकान पर जा रहे हैं। दोनों राहगीर नंदू की दुकान पर चले जाते हैं और हरी उदास हो जाता है। शाम तक कोई उसके दुकान पर नहीं आता है, इसलिए हरी दुकान बंद करके घर चला जाता है जहाँ पर वो और उसकी माँ रहती थी। घर पहुँचकर, ये लो माँ, आज भी खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आज भी ग्राहक ना आने के कारण जो खाना बच गया ले आया। माँ हरी से खाना लेकर बोलती है, कोई बात नहीं,
आज नहीं तो कल तुम्हारी दुकान चलेगी। बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे लगता नहीं है कि मेरी दुकान ज्यादा दिनों तक टिक पाएगी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अपना मन छोटा मत कर, ये ले खाना खा ले। नहीं माँ, मेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा। नंदू के पिता हलवाई थे, इसीलिए उसे ज्यादा अच्छा खाना बनाना आता है। ठीक है, बंद कर लेना, अभी तो खाना खा लो। फिर हरी और उसकी माँ खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन हरी सामान की बोरी दुकान में रख रहा था। सभी बोरी रखने के बाद जब हरी जांच करने के लिए बाहर जाता है तो देखता है कि एक बोरी छूट गई है। जांच करने पर दिखता है कि उसमें शक्कर थी। वो उसे भी उठाकर अंदर रख देता है। शाम को 2 राहगीर उसके दुकान पर आते हैं। उनमें से एक राहगीर कहता है, खाने के लिए कुछ मिठाइयाँ मिलेगी? जी जरूर मिलेगी। तो हमारे लिए ले आइए। हरी अंदर से आज की बनी मिठाई ले आता है। मिठाई खाते ही पहला राहगीर बोलता है, वाह क्या मिठाई है, ऐसी स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ तो मैंने भी पहले कभी नहीं खाई। हरी सोचता है, लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और अब लगता है मेरी दुकान भी चलने लगेगी। राहगीर मिठाइयाँ खाकर काफी खुश होते हैं और हरी से बोलते हैं, आपके यहाँ की मिठाई तो काफी स्वादिष्ट है। हम आपके यहाँ की कुछ नमकीन भी खाना पसंद करेंगे। मैं अभी आपके लिए समोसा लेकर आता हूँ। ये समोसा तो एकदम बेस्वाद है। मैं तो सिर्फ मिठाइयाँ ही खाऊंगा और कुछ घर को लेकर भी जाऊंगा। आप मेरे लिए थोड़ी मिठाइयाँ बांध दीजिए। समोसा न बिक पाने के कारण हरी थोड़ा दुखी तो था, पर मिठाइयाँ बिकने की खुशी ज्यादा थी। शाम को हरी मिठाइयाँ अपनी माँ के लिए भी ले जाता है। घर पहुंचकर माँ से कहता है, माँ लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये लो तुम भी खाकर देखो मैंने कैसी मिठाइयाँ बनाई है। ये तो काफी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। आज तक ऐसी मिठाइयाँ नहीं खाई। मुझे तुम पर भरोसा था कि तुम जरूर एक दिन कामयाब होगे। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मिठाइयाँ स्वादिष्ट कैसे बन गई और पहले की तरह समोसा बेस्वाद ही है। मैंने तो दोनों चीज लगातार वैसे ही बनाई थी जैसे कि रोज बनाता था। हरी की बात सुनकर माँ थोड़ी देर सोचने लगती है। क्या आज तेरे साथ कुछ अलग घटना हुई थी? एक घटना हुई थी। मुझे हिसाब से 1 बोरी ज्यादा शक्कर मिली थी और वो बोरी बाकी सामान से अलग मिली थी। अभी याद करता हूँ तो याद आता है कि मैंने आज उसी शक्कर का इस्तेमाल किया था। शायद उस शक्कर का कोई चक्कर होगा। कल तो उसका इस्तेमाल नमकीन सब्जी में भी करके देखना। ठीक है, आप कहती हैं तो करके देख लूंगा। अगले दिन सब कुछ बनाते वक्त उनमें थोड़ा थोड़ा शक्कर डाल देता है। खाना बनाने के बाद उसने सब कुछ चख कर बोला, माँ सही कह रही थी, ये सब शक्कर का कमाल है। पिछले दिन गए लोग अपने साथ कुछ और राहगीर लेकर आए और हरी से बोले, हमने इन्हें भी तुम्हारी मिठाइयाँ खिलाई। ये सब भी तुम्हारे दुकान पर मिठाइयाँ लेने आए हैं। जी, आज तो मेरे यहाँ मिठाइयों के साथ साथ बाकी चीज भी स्वादिष्ट बनी है। ठीक है, तो हम वो भी थोड़ा थोड़ा ले लेंगे। थोड़ी देर में हरी के दुकान पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी कोई कुछ न कुछ खरीदारी करने चाहते हैं। शाम तक उसके दुकान का सब सामान बिक जाता है। ये सब देखकर हरी काफी खुश था और नंदू आश्चर्य में था। दुकान बंद करने के बाद नंदू हरी से बोलता है, क्यों भाई हरी, ऐसा क्या कमाल कर दिया? आज तो तुम्हारी दुकान पर लोगों की लाइन लग गई थी। सब प्रभु की कृपा है। हरी नंदू को बोलकर अपने घर चला जाता है और घर जाकर माँ से बोलता है, माँ तुम सही कह रही थी, शक्कर जादुई है। मेरे बाकी पकवान भी स्वादिष्ट बन गए थे और दिन भर में मैंने जो भी बनाया था वो सब बिक गया। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम मन लगाकर अपना काम करते रहो, भगवान तुम्हारा साथ जरूर देगा। अभी 2-3 दिन हुए थे दुकान को चले हुए, तभी उसके दुकान पर एक हट्टा कट्टा आदमी आया और बोला, सुनो,
तुमने यहाँ कोई शक्कर की बोरी देखी है? मेरी एक शक्कर की बोरी यहाँ गिर गई थी। अच्छा, तो वो बोरी आपकी थी? मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने उनमें से आधी बोरी इस्तेमाल कर ली। पर आप कौन हैं? मैं नंदन लोक से राजा का बावर्ची हूँ। सामान ले जाते वक्त एक बोरी यहाँ पर गिर गई थी, और वो कोई ऐसी वैसी शक्कर की बोरी नहीं है। वो जादुई शक्कर है जो राजा लोगों के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। लाओ, वो मुझे इधर दे दो। कृपया करके वो बोरी मुझसे ना लीजिए। इतने दिनों से ना चलने वाली दुकान सिर्फ उसी के कारण चल रही है। इस शक्कर से तुम अपनी दुकान कितने ही दिन चला लोगे? आपकी बात भी सही है, आप अपनी बोरी ले जा सकते हैं। हरी की दशा पर बावर्ची को थोड़ी दया आ जाती है और बावर्ची बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं तुम्हें खाना बनाने का तरीका बताता हूँ। तुम उसी तरीके से बनाना। जब तक तुम सीख नहीं जाते तब तक दुकान चलाने के लिए तुम्हें शक्कर की बोरियां दे दिया करूंगा। एक बार जब तुम सीख जाओगे फिर तुम्हें किसी भी जादुई शक्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कुछ दिनों में हरी बावर्ची की मदद के बिना जादुई शक्कर का खाना बनाने सीख लेता है और उसकी दुकान नंदू से ज्यादा अच्छी चलने लगती है। इसलिए हरी बावर्ची को धन्यवाद कहता है। एक बार की बात है, कमलेश और सरिता लखनपुर नाम के एक गांव में रहते थे। कमलेश मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। एक दिन काम करते समय भारी सामान गिरने की वजह से उसे बहुत चोट लग जाती है। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी उसे लेकर घर जाते हैं और तभी, अरे ये क्या हो गया रोशनी के बापू, इतनी चोट कैसे लग गई? तभी एक कर्मचारी गांव के डॉक्टर को लेके आता है और उन्हें सारी बातें बताता है। कुछ देर इलाज के बाद डॉक्टर कहते हैं, इनके कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये सुनकर सरिता जोर जोर से रोने लगी और उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना पैसा लग जाएगा? लगभग 20 लाख। ये सुनकर सरिता सोच में पड़ जाती है कि इतने पैसे कहाँ से लाएगी। इतने में बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं और अपने पिता को ऐसे देखकर रोने लगते हैं। सरिता उन्हें समझाते हुए, बेटा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। सरिता बच्चों को दिलासा देती है और सोचती है, अब घर कैसे चलेगा? थोड़े ही पैसे हैं, उनकी भी दवाई लानी है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है, पर दवाई लाना भी जरूरी है। ऐसा सोचकर वो दवाई लेने बाजार जाती है और रास्ते में ही बाजार लगा होता है। सरिता एक सब्जी वाले को बोलती है, भैया ये सब्जी तो खराब हो गई है, क्या मैं इसे ले लूं? किसने कहा ये सब्जी खराब हो गई है? पैसे हैं तो बोलो, वरना जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आते हैं मुफ्त की सब्जी लेने। सरिता आगे जाती है तो एक और सब्जी वाला होता है। उस सब्जी वाले के पास थोड़े से आलू थे, वो भी खराब थे। वो हिम्मत करके उससे वो आलू मांगती है। उस सब्जी वाले को उस पर दया आती है और वो बोलते हैं, ले लो ये आलू। सरिता आलू लेके उसका बहुत शुक्रिया करती है। सरिता रास्ते में सोचती है, कुछ हरी सब्जी और थोड़े चावल मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। इतने में ही उसके सामने एक थैला आ जाता है और उसमें कुछ अनाज और हरी सब्जी भी होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है और सीधे घर पहुंचती है। रोशनी, अमर कहाँ हो? मैं आ गई बाजार से। रोशनी और अमर आते हैं और कहते हैं, माँ, इस थैली में क्या है? बेटा इसमें कुछ चावल और आलू है, वो निकाल लो। माँ देखो ना, सारे आलू तो खराब है, सिर्फ ये एक आलू अच्छा है, पर कुछ अलग सा दिख रहा है। इतना बड़ा तो नहीं होता है आलू। इतने में अमर बोला, माँ, तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है। काश और आलू होते तो हम आलू के पराठे खा पाते। इतना कहते ही बहुत सारे पराठे सामने आ जाते हैं। सब हैरान हो जाते हैं।
सरिता रास्ते में हुई बात बच्चों को बताती है कि मैंने रास्ते में सिर्फ थोड़े चावल और हरी सब्जी का सोचा ही था कि इतने में एक थैला मेरे पास आ गया। कहीं ये जादुई आलू तो नहीं है? बेटा, ये जादू सच में नहीं होता है, सिर्फ कहानी में होता है। अगर तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाते तो मैं मानती ये जादू है। इतने में ही कमलेश अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और सब हैरान हो जाते हैं। माँ, मैंने कहा था ना कि ये जादुई आलू है। हाँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। उसके बाद वो सब जादुई आलू से अलग अलग भोजन मंगाते हैं और पेट भर के खाना खाते हैं। कुछ दिनों बाद उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। वो जादुई आलू की मदद से कमलेश कपड़ा का व्यापार करता है और बहुत जल्द ही एक अमीर आदमी बन जाता है। कुछ समय बाद वो घर, गाड़ी आदि खरीद लेते हैं और गरीब और दुखी लोगों की मदद करते हैं। माँ, हम जादुई आलू से और बहुत कुछ मांग सकते हैं ना? चलो कुछ और मांगते हैं। हाँ हाँ माँ, चलो कुछ मांगते हैं। सरिता दोनों बच्चों को समझाते हुए बोलती है, बेटा, हमारे पास जितना है वो जीवन जीने के लिए काफी है और लालच का कोई अंत नहीं होता है। जितना आएगा हम सोचेंगे थोड़ा और आ जाए, हमें इसी में संतोष करना चाहिए। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। दोनों बच्चों को बात समझ आती है और तभी गांव के कुछ लोग भाग रहे होते हैं। तो कमलेश उन्हें रोक के पूछते हैं, तुम भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ बताओ। अगर तुम्हें भी अपनी जान बचानी है तो भागो, गांव के नदी का बांध टूटने वाला है। ये सुनकर सरिता सब समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। वो तुरंत जादुई आलू को बोलती है, तुमने हमारी बहुत मदद की, अब इस गांव की तुम्हारी जरूरत है। तभी जादुई आलू एक बड़े मशीन में बदल जाता है और बांध को टूटने से रोक लेता है। सरिता, आज तुम्हारी वजह से हम सबकी जान बच गई। अगर तुम ये मशीन ना चलाती तो ना जाने क्या होता। ये सब मैंने नहीं किया, ये सब तो इस जादुई आलू का कमाल है। उस दिन के बाद से गांव में सब उसका सम्मान करने लगते हैं और सरिता उस आलू का बहुत शुक्रिया करती है और बोलती है, जादुई आलू, तुमने हमारी बहुत मदद की, इसलिए तुम्हारा दिल से शुक्रिया। अब तुम्हारी जरूरत किसी और जरूरतमंद को है। अब तुम अपनी जगह वापस चले जाओ। ऐसा कहते ही जादुई आलू गायब हो जाता है। वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।